मॉडर्न रिव्यू में आपका स्वागत है दोस्तों। मैं हूं आपका दोस्त और होस्ट। आप लोग मुझे मॉडर्न बुला सकते हो। तो आज मैं रिव्यू करने वाला हूं वन पीस मंगा चैप्टर 1022। तो चैप्टर का नाम है द स्टार्स टेक द स्टेज। तो ये नाम पढ़ते ही मैं समझ गया कि यहाँ ऑल स्टार्स यानी किंग, क्वीन और जैक की बात हो रही है, क्योंकि काइडो के कमांडर्स को टैग ऑल स्टार्स का मिला है, वैसे ही जैसे बिग मॉम की कमांडर्स को स्वीट कमांडर्स का टैग मिला है। बट ऐसा नहीं है, ओडा ने यहाँ किसी और को स्टार्स कहा है। तो चैप्टर की स्टार्ट में ही हमें एक्सपोजिशन मिलता है कि अब तक क्या हुआ वॉर में, कि अलायंस के पास 5400 की आर्मी थी और 20 पायरेट्स 30,000 थे। पर कुछ स्ट्रगल्स और ओटामा के डांगो प्लान के बाद कुछ 20 पायरेट्स शिफ्ट हो गए अलायंस की तरफ और माइटी फ्लाइंग सिक्स भी डिफीट हो चुके हैं। टेक्निकली 5 ही टोबीरोपो डिफीट हुए हैं। 6 टोबीरोपो यानी एक्स-ड्रेक ने पार्टी शिफ्ट कर लिया अपनी, और हमें एक पैनल में दिखता है कि कौन से टोबीरोपो कहाँ गिरे पड़े हैं। और नेक्स्ट पैनल में हमें सिर्फ ब्लैक मारिया, वूजवू और सासाकी ही दिखते हैं। तो ओडा इस पैनल से हमें कंफर्म बताना चाहते हैं कि टोबीरोपो डिफीट हो चुके हैं। अब सेकंड राउंड के लिए ये लोग उठने नहीं वाले। आई विश कि वो लोग उठते, बिकॉज मैंने पहले के रिव्यूज में कहा है कि पावर स्केलिंग वाइज सेंस नहीं बना उन लोगों की डिफीट का। पर स्टोरी को आगे बढ़ाना है तो शायद ओडा ने ये डिसीजन ले लिया हो। बट मुझे ये क्वेश्चन है, ओडा ने उल्टी और पेज 1 को क्यों नहीं दिखाया इस पैनल में? शायद ये दो लोग फिर से उठेंगे। और अभी तक उसॉप, ब्रूक, चॉपर को प्रॉपर फाइट नहीं मिली है, और वैसे नामी की भी फाइट प्रॉपर फाइट नहीं थी। तो शायद उसॉप पेज 1 से फाइट करे और नामी उल्टी से, और पेज 1 ऑलरेडी इंजर्ड है बिग मॉम के पंच से। तो इस बार उसॉप के लिए थोड़ा कम डिफिकल्ट हो जाएगा पेज 1 से फाइट करना। और हमें नेक्स्ट पैनल में ओनिगाशिमा वानो मेनलैंड के ऊपर दिखता है, और डिस्टेंस में माउंट फूजी और फ्लावर कैपिटल दिख रहा है। और हमें लूफी दिखता है जिसने कैरेबू का 1 महीने का राशन कुछ ही मिनट्स में खत्म कर दिया है। और हमें पता चलता है कि ओनिगाशिमा को फ्लावर कैपिटल पहुंचने को सिर्फ 15 मिनट लगेंगे। तो दोस्तों, फाइनल फाइट का काउंटडाउन चालू हो गया है। फिर सीन शिफ्ट होता है 3rd फ्लोर कासल के अंदर। राइजो और फुकुरोकोजू दिखते हैं लड़ते हुए। दोस्तों सच बताओ तो मैं बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं हूँ इन दोनों की फाइट देखने में। दोनों की लॉयल्टी अपने अपने वे में करेक्ट है। फुकुरोकोजू का काम है करंट शोगन को सर्व करना, चाहे वो अच्छा हो या बुरा। बट राइजो और दूसरे स्केबर्ड्स का ये सोच नहीं है। वो लोग उनके ट्रू शोगन को फॉलो करते रहेंगे, चाहे वो शोगन मर भी क्यों ना जाए। राइजो फिर कहता है, जिस दिन हम रोए थे, हंसे थे और मरे थे ओडन सामा के साथ, हम लोग भी गोस्ट बन गए थे। हमने तय कर लिया है, हमें हमारे मास्टर का ड्रीम पूरा करना है। हम लोग सिर्फ हमारी ड्यूटी नहीं कर रहे हैं, हम लोग इमोशनल बॉन्ड की वजह से लड़ रहे हैं। और हमें सारे रेड स्केबर्ड्स का पैनल दिखता है, और अभी तक हमें ये नहीं पता कि डेंजिरो कहाँ है और वो क्या कर रहा है। फिर सीन शिफ्ट होता है किलर और हॉकिंस की फाइट पर। और मैंने कहा था मुझे लगता है किलर स्लाइटली स्ट्रॉन्ग है हॉकिंस से, और ये फाइट से प्रूव हो गई है मेरी बात। किलर ने हॉकिंस के बहुत सारे वुडू डॉल को खत्म कर चुका है। किलर हॉकिंस को कहता है कि और कितने तेरे पास ये शील्ड्स बचे हैं? तो हॉकिंस कहता है कि ज्यादा नहीं बचे हैं, मैं अब थकने लग गया हूँ। तो किलर कहता है कि मैं तेरी बात समझ सकता हूँ। किलर फिर हॉकिंस को कट करता है और हॉकिंस की बॉडी से उसका वुडू डॉल निकलता है। और हॉकिंस कहता है, मेरे पास ज्यादा नहीं बचे हैं ये, पर तुझे ये जानना चाहिए कि किसकी जिंदगी मेरे लिए लड़ रही है। और हमें नेक्स्ट पैनल में किड बिग मॉम के सामने गिरा हुआ दिखता है। लॉ पूछता है, क्या हुआ तुझे? तो किड कहता है, समथिंग स्टैब्ड मी। फिर से सीन हॉकिंस और किलर पर शिफ्ट होता है। हॉकिंस कहता है कि मैं चाहता था कि तू बिना जाने किड को मारे, बट अभी तुझे परेशानी में लड़ते हुए देखकर मुझे और मजा आएगा। अगर तूने मुझे मार दिया तो तेरा कैप्टन भी मर जाएगा। अभी मुझे देखना है तू मुझे कैसे एंटरटेन करता है। तो सबसे पहले तो मैंने यही सोचा कि हॉकिंस ने किड का वुडू डॉल कैसे क्रिएट किया, बिकॉज ये कंफर्म हो गया है लॉ से कि ऐसे टाइप के डेविल फ्रूट पावर्स काम नहीं करते उन अपोनेंट्स पर जिनकी हाकी यूजर से ज्यादा है। तभी ही काम करती है ऐसी पावर जब अपोनेंट वीक है, या फाइट की वजह से टायर्ड है, या ऑफ गार्ड है, या उनकी एक्सेप्टेंस होनी चाहिए कि भाई तू तेरी पावर यूज कर सकता है मुझ पर। तो जाहिर सी बात है हॉकिंस किड का डॉल नहीं बना सकता कभी भी, क्योंकि ऐसा होता तो हॉकिंस काइडो का वुडू डॉल बना देता और उसे मार देता। तो मुझे लगता है हॉकिंस ने किड का डॉल तब बनाया होगा जब काइडो ने किड को डिफीट किया था और वो नॉकड आउट था तभी। अब इंटरेस्टिंग होगा देखना किलर कैसे फाइट करेगा हॉकिंस से, क्योंकि वो नहीं चाहेगा कि वो किड को डैमेज दे। तो किलर अभी डिफेंसिव हो जाएगा। एक तरीका है हॉकिंस को डैमेज करने का, वो है अगर किलर हॉकिंस के लेफ्ट आर्म पर कट करता रहेगा तो किड को कुछ नहीं होगा, क्योंकि वो उसका मेटल आर्म है। वैसे ही किलर स्टॉल कर सकता है फाइट
और तब तक शायद हॉकिंस का स्टेमिना और वुडू डॉल खत्म हो जाएंगे। और मुझे लगता है जैसे काइडो का डिफीट हॉकिंस देखेगा वो साइड शिफ्ट कर लेगा। फिर सीन शिफ्ट होता है लाइफ फ्लोर पर। लिटरली और मेटाफोरिकली यहाँ से चैप्टर में आग लग गई है। हमें व्हाइट पैनल में किंग और क्वीन दिखते हैं। आर्ट बहुत ही अमेजिंग है इस पैनल का। ओडा ने जो लोअर एंगल का पर्सपेक्टिव से ये पैनल ड्रॉ किया है, इस वजह से किंग और क्वीन जायंट और मेनेसिंग लग रहे हैं। क्वीन उसके हाइब्रिड फॉर्म में है और किंग अभी तक उसके बेस फॉर्म में है। किंग ने किसी को सर से पकड़ रखा है और आग लगा दिया है उसके सर पर। फिर एक बीस पायरेट जो अलायंस की तरफ आ चुका है वो कहता है चिल्लाकर कि मार्को कहाँ है तू, प्लीज कुछ कर। और हमें नेक्स्ट पैनल में मार्को दिखता है। वो नॉकड आउट नहीं है, बस थक के गिरा हुआ है। और थका भी क्यों ना हो, वो नॉन स्टॉप योंको के 2 कमांडर से फाइट कर रहा है साथ में। और जितनी भी फीट मार्को ने दिखाया है वॉर में, तो ये 1-on-1 फाइट होती तो मुझे लगता है विद एक्सट्रीम डिफिकल्टी से मार्को जीत जाता। पर इससे क्या होता, किंग की वैल्यू कम हो जाती और वो बिग थ्रेट है काइडो और बिग मॉम के बाद इस वॉर में। तो ये अच्छा नहीं होता स्टोरी वाइज। इसलिए ओडा ने मार्को को एक काइंड ऑफ रिस्पेक्टफुल डिफीट दे दिया है। इससे मार्को की वैल्यू कम नहीं हो रही, उल्टी बढ़ ही रही है। और ना किंग की वैल्यू कम हुई है इससे। लास्ट 2 साल में मार्को ने फाइट नहीं किया है, तो रस्टी मार्को स्टिल इतना हेल्पफुल था वॉर में। बाय द वे दोस्तों, अगर आप ये वीडियो एंजॉय कर रहे हो तो सब्सक्राइब करना ना भूलना। फिर नेक्स्ट पैनल में हमें सांजी भी गिरा हुआ दिखता है और डिस्टेंस में किंग और क्वीन तबाही कर रहे हैं। तो अलायंस का एक मेंबर सांजी को पूछता है क्या तू ठीक है, और वो लोग जोरोजूरो को ढूंढ रहे हैं। फिर सांजी कहता है कि दोनों से साथ में लड़ना बहुत मुश्किल है। तो मतलब सांजी क्वीन से 1-on-1 फाइट कर रहा था और किंग ने मार्को को गिरा दिया क्योंकि वो थक चुका है। फिर किंग और क्वीन दोनों ने सांजी से फाइट किए और उसे गिरा दिए। ये बहुत बड़ी बात है सांजी के लिए कि वो 2 कमांडर से अकेला फाइट कर रहा था। और मैंने पहले भी कहा है, पावर स्केलिंग वाइज बहुत ही बिग जंप हो गया है सांजी के लिए। ये प्लॉट होल है पावर स्केलिंग में। फिर सांजी चॉपर और मियागी को कहता है कि अगर ट्रीटमेंट काम नहीं कर रहा है तो मॉस मम्मी को यहाँ से लेके जाओ। सांजी ने और एक निकनेम दे दिया है जोरो को, मॉस मम्मी। फिर चॉपर कहता है कि हमने ऑलरेडी उसे शॉट दे दिया है पर इफेक्ट को काम करने में टाइम लग रहा है। तो मियागी कहता है शायद उसकी बॉडी बहुत ही बुरे शेप में थी इसलिए हील होने टाइम जा रहा है। फिर सांजी क्वीन को किक करता है और किंग कहता है रोरोनोवा जोरो को ढूंढो और उसको खत्म करो। ये लोग उसे हील करने की कोशिश कर रहे हैं, उसे रिकवर होने मत दो। मुझे ये नहीं समझ रहा किंग इतना फिक्सेटेड क्यों है जोरो को मारने के पीछे, और वो क्यों नहीं चाहता वो हील हो। क्योंकि किंग और क्वीन सांजी को खत्म करने के पीछे नहीं है बल्कि उन्हें जोरो को खत्म करना है। क्या किंग को मेयर से पता चला है कि जोरो बहुत डेंजरस है और उसने काइडो को परमानेंट स्कार दे चुका है, तो जोरो का जिंदा रहना 20 पायरेट्स के लिए रिस्की हो सकता है। और दूर से पेरोस्पेरो सांजी पर एम करता है एरो फायर करने के लिए, और तभी नेकामोमोशी पीछे से पेरोस्पेरो को मार के बाहर फेंक देता है और कहता है मैं पेड्रो का बदला लेने आया हूँ। मुझे लगता है पेरोस्पेरो एक दिन गिल्ट से ही मर जाएगा कि सब के सब उस पर पेड्रो की मौत का इल्जाम लगा रहे हैं। कोई बता उन्हें पेड्रो ने सुसाइड किया था और पेड्रो उनके आइलैंड में आया था लड़ने, पेरोस्पेरो नहीं गया था उससे लड़ने। बट इतना तो क्लियर है पेरोस्पेरो की हालत अभी बुरी होने वाली है, नेकामोमोशी उसे छोड़ेगा नहीं। अलायंस मेंबर जोरो को बचाने की कोशिश कर रहे हैं पर जायंट किंग उनके सामने आके खड़ा होता है। किंग वैसे जायंट नहीं है बट स्टिल वो बहुत टॉल है। किंग हाथ में फायर बॉल क्रिएट करता है और अटैक करने जाता है। सांजी बचाने आता है जोरो को पर उससे पहले मार्को आके ब्लॉक करता है अटैक। मार्को राइट नाउ MVP है इस आर्क का। फिर मार्को कहता है मैंने एक रूमर सुना था एक फायर कॉन्जूरिंग रेस के बारे में जो रेड लाइन के टॉप पर रहते थे। तो ओडा ने अगेन एक्शन के बीच में हमें थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे दिया है कि किंग की रेस रेड लाइन के टॉप पर रहती थी। सो वी नो कि किंग लास्ट पर्सन है उसकी रेस का। और अभी रेड लाइन पर कौन रहता है, सेलेस्टियल ड्रैगन्स। तो आई थिंक सेलेस्टियल ड्रैगन्स के आने से पहले यानी 800 साल पहले किंग की रेस रेड लाइन के ऊपर रहती थी और ये सेलेस्टियल ड्रैगन्स अपने आप को गॉड मानते हैं। तो वो लोग शायद नहीं चाहते थे कि उनके लेवल यानी रेड लाइन पर कोई दूसरी और रेस रहे। तो शायद वर्ल्ड गवर्नमेंट ने किंग की रेस खत्म कर दिया है। ऑब्वियसली किंग 800 साल का नहीं होगा तो शायद कुछ सर्वाइवर्स बच के नीचे आ गए होंगे और जी रहे होंगे, बट वर्ल्ड गवर्नमेंट फिर भी उन्हें खत्म करने के पीछे होंगे और ये मैसेकर से बच के अभी सिर्फ किंग बचा है, ऐसा मुझे लगता है। वैसे एक थ्योरी है फैंडम में कि शिरियो भी किंग की रेस का ही होगा क्योंकि दोनों का अटायर बहुत मैच करता है एक दूसरे से। अभी चैप्टर पर आते हैं फिर से। तो क्वीन मार्को को देखकर कहता है तू अभी तक सांस ले रहा है, तुम व्हाइट बियर्ड पायरेट्स को अपनी मौत एक्सेप्ट कर लेनी चाहिए। और किंग और क्वीन मार्को पर अटैक करने जाते हैं पर मार्को बड़े आराम से बोलता है मैंने मेरा काम कर लिया है।
और नेक्स्ट पैनल में जोरो के बैंडेजेस फटने लगते हैं। ये सीन देखकर मुझे पहले गोकू और फिर कुंग फू हसल मूवी की याद आ गई। फिर मार्को कहता है इट्स टाइम फॉर द स्टार्स टू टेक द स्टेज और अलायंस मेंबर खुशी से चिल्लाकर कहते हैं देखो वो ठीक हो गया। और जोरो 3 स्वॉर्ड स्टाइल ओनिगिरी और सांजी डियाबल जाम्बे मटन शॉट से किंग और क्वीन पर अटैक करते हैं। वैसे ये मटन शॉट कैसा नाम है अटैक का। ये डबल स्प्रेड बहुत ही एपिक था, आर्ट भी अमेजिंग था। सांजी और जोरो को टैग टीम फाइट करते देख मजा आ गया। किंग की बॉडी से खून निकल रहा है जोरो के अटैक से। ये सीन देखकर हमारे साथ अलायंस मेंबर भी खुश हो गए हैं। फिर जोरो सांजी को कहता है अगर हम ये जीतते हैं, और सांजी कहता है मुझे पता है हमारी नजरों के और करीब हो जाएगा लूफी का पायरेट किंग बनना। और वहीं चैप्टर खत्म हुआ और चैप्टर के कॉर्नर में लिखा था द 2 विंग्स इन एक्शन। ये 2 विंग्स का एट्रीब्यूट दोनों पर बहुत अच्छा लग रहा है और जिस तरह से मार्को ने जोरो और सांजी को अनाउंस करके हाइप किया है वो देखकर मजा आ गया। मार्को नॉकड आउट नहीं हुआ, बस उसने इनसे फाइट करना अब जरूरी नहीं समझा क्योंकि वो जानता है ये काम न्यू जनरेशन ने करना चाहिए। और जब उसने कहा इट्स टाइम फॉर द स्टार्स टू टेक द स्टेज, वो ऐसा लगा कि एक वे में उसने टॉर्च पास ऑन किया है नेक्स्ट जनरेशन को कि मेरा वक्त खत्म हुआ, अब तुम्हारी बारी। तो ये चैप्टर का टाइटल ऑल स्टार्स के लिए नहीं बल्कि जोरो और सांजी के लिए था। ओडा ने फिर से स्पिन डाल के फैंस की एक्सपेक्टेशन को क्लीन बोल्ड कर दिया। मैंने चैप्टर 1012 के रिव्यू में कहा था कि शायद हमें जोरो और सांजी की टैग टीम फाइट देखने मिले किंग और क्वीन से। राइट नाउ जोरो का अपोनेंट किंग है और सांजी का अपोनेंट क्वीन, बट मैं चाहूंगा कि ये 1 वर्सेस 1 बैटल ना हो बल्कि 2 वर्सेस 2 बैटल हो। जोरो किंग से लड़े, बट अगर किसी मूवमेंट में जोरो डाउन है तो सांजी सेव करने आए जोरो को और किंग से फाइट करे और वैसे ही जोरो भी करे। बहुत मजा आएगा ऐसी फाइट हुई तो। और मैंने कहा था कि नेक्स्ट टाइम जब भी हम जोरो को देखेंगे वो हील हो चुका रहेगा, बट ऐसा नहीं हुआ, उल्टा लूफी हील हो चुका है। बट एटलीस्ट यही चैप्टर में जोरो हील हो गया है। और ओडा ने ऑफ स्क्रीन कर दिया सांजी की फाइट किंग और क्वीन से। ओडा ने राइजो की फाइट हमें दिखाना समझा जिसमें फैंस इंटरेस्टेड नहीं है देखने में, बट ओडा ने सांजी की कमांडर से फाइट ऑफ स्क्रीन कर दी। मतलब क्या है ये? आई विश एनिमे में हमें फाइट देखने मिले ये। और मैंने कहा था फ्रैंकी क्वीन की टेक्निक देखकर अपने आप को अपग्रेड करेगा, वैसे ही मुझे लगता है सांजी किंग की फायर टेक्निक देखकर अपनी न्यू टेक्निक इंट्रोड्यूस करेगा फ्यूचर में। ओवरऑल ये टॉप नॉच चैप्टर था। जिस चैप्टर में जोरो हो वो चैप्टर बुरा हो ही नहीं सकता, ये मैं मानता हूँ। प्लस हमें जोरो और सांजी का टीम अप देखने मिल गया, और क्या चाहिए। आर्ट अमेजिंग और एपिक था इस चैप्टर का। अगर आपको ये रिव्यू अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक और शेयर करें, कमेंट्स में बताएं आपकी राय, सब्सक्राइब भी करें इस चैनल को, इंस्टाग्राम पर भी मुझे फॉलो करें। तो मिलते हैं अगले वीडियो में।